हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चैप्टर यानी कि रेस्पिरेशन का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, वो भी एकदम फटाफट अंदाज में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 30 सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब पता चल जाएं, तो ये रिवीजन आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हम इस रिवीजन को 5 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे रेस्पिरेशन की बेसिक बातें, फिर जानेंगे इसके 2 मेन टाइप्स। उसके बाद हम इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के सफर पर निकलेंगे, फिर देखेंगे कि बाकी जीव कैसे सांस लेते हैं और आखिर में कुछ सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। भैया, आखिर ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन है क्या भला, और ये जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। तो पहला और सबसे बेसिक सवाल, श्वसन है क्या? देखो, एकदम आसान भाषा में ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा खाना मतलब ग्लूकोज टूटता है और उससे निकलती है एनर्जी। इसी एनर्जी को हम साइंटिफिक भाषा में एटीपी कहते हैं, और ये सारा का सारा काम हमारी बॉडी की छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है? सिंपल है, हमें चलने फिरने, बोलने, यहां तक कि सोचने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए ना, वो इसी प्रोसेस से मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बॉडी जो गर्म रहती है उसका तापमान मेंटेन करने में भी रेस्पिरेशन का ही हाथ है। ओके, ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। ये है रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन। यहां ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी बनाता है। इसको तो बस दिमाग में छाप लो, ये एक पक्का वाला एग्जाम टिप है। कई बार लोग रेस्पिरेशन और कंबशन मतलब जलने की प्रक्रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझो, रेस्पिरेशन एक धीमी, कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर सेल्स के अंदर होती है, जबकि कंबशन जैसे लकड़ी का जलना एक बहुत तेज प्रोसेस है जो बाहर होती है और बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है। हमने एटीपी की बात की थी, याद है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे सेल की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। यह नाम क्यों? क्योंकि जैसे हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। ये एक तरह से सेल की रिचार्जेबल बैटरी है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के 2 अलग अलग रास्ते कौन से हैं। एक रास्ता है ऑक्सीजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के बिना। यहाँ वायवीय और अवायवीय श्वसन यानी एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है और इसमें जबरदस्त एनर्जी मतलब 38 एटीपी बनते हैं। वहीं एनेरोबिक ऑक्सीजन के बिना होता है, साइटोप्लाज्म में ही निपट जाता है और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी देता है। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, एक बात याद रखना, दोनों ही प्रोसेस की शुरुआत साइटोप्लाज्म में ही होती है, जहां ग्लूकोज टूटकर पायरूवेट बनाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन या किण्वन। इसमें क्या होता है, यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीव ऑक्सीजन के बिना पायरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। और हाँ, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल ब्रेड, केक और शराब बनाने वाली इंडस्ट्री में किया जाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होने लगती है? इसका जवाब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही छिपा है। होता यह है कि भारी कसरत के दौरान हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेजी से मिल नहीं पाती। बस ऑक्सीजन की इसी कमी में वो जो पायरूवेट बना था ना, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और जब यही लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है तो हमें दर्द और ऐंठन महसूस होती है। और अब बात करते हैं सेल के असली पावर हाउस की। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल और सबसे जरूरी हिस्सा यहीं पूरा होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब एटीपी यहीं पर बनती है। इसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। तो अभी तक हमने सेल के अंदर की कहानी समझी, पर सवाल यह है कि इस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है। इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना होगा। तो चलिए हवा के सफर पर निकलते हैं। हवा हमारे शरीर में एक फिक्स्ड रास्ते से गुजरती है। सबसे पहले नाक यानी नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, फिर श्वास नली, उसके बाद श्वसनी और आखिर में
फेफड़ों के अंदर मौजूद एल्वियोली तक। इसी रास्ते में नाक के बाल और म्यूकस धूल गंदगी को रोकते हैं। एपिग्लॉटिस खाने को गलत पाइप में जाने से बचाता है और श्वास नली में मौजूद सी शेप के छल्ले उसे चिपकने से रोकते हैं। गैस एक्सचेंज में 3 हीरो हैं। पहले एल्वियोली, जो फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे गुब्बारों की तरह हैं और गैस एक्सचेंज के लिए बहुत सारा सरफेस एरिया देते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन की टैक्सी सर्विस है। और तीसरा डायफ्राम, वो मसल जो सांस लेने और छोड़ने की पूरी मशीन को चलाती है। अच्छा, इंसान के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या दुनिया के सारे जीव हमारी तरह ही फेफड़ों से सांस लेते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए हमारे चौथे सेक्शन में देखते हैं कि अलग-अलग जीवों ने सांस लेने के क्या-क्या जुगाड़ बना रखे हैं। अलग अलग जीवों के पास सांस लेने के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मछली अपने गलफड़ों यानी गिल्स से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है। केंचुआ अपनी गीली त्वचा से ही गैस एक्सचेंज कर लेता है। पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा से सांस लेते हैं। और मेंढक तो मल्टी टैलेंटेड है, वो अपनी स्किन से भी, फेफड़ों से भी, और जब वो छोटा टैडपोल होता है तब गलफड़ों से भी सांस ले सकता है। एक मजेदार बात, पानी में ऑक्सीजन हवा के मुकाबले बहुत कम होती है, इसीलिए मछली जैसे जलीय जीवों को जमीन पर रहने वालों से ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ती है। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे तेज रैपिड फायर सेक्शन पर। यहां हम कुछ जरूरी पॉइंट्स का फटाफट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काम के हैं। जल्दी से कुछ फर्क समझ लेते हैं। सांस अंदर लेना यानी ऑक्सीजन वाली हवा अंदर लेना, और सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकालना। और एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर करके खाना बनाता है, जबकि रेस्पिरेशन उसी खाने को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है। एक और बहुत जरूरी शब्द है डिफ्यूजन या विसरण। याद रखिए, ये वही बेसिक नियम है जिस पर फेफड़ों में गैसों का सारा खेल चलता है। गैसें हमेशा ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ भागती हैं। और ये रहे कुछ आखिरी फैक्ट्स। रेस्पायरेटरी कोशेंट यानी आरक्यू छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात होता है। स्मोकिंग और पोल्यूशन हमारे फेफड़ों को सीधा सीधा डैमेज करते हैं। और एक हेल्दी अडल्ट जब आराम कर रहा हो तो 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेता है। तो इस पूरे रिवीजन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है ये नंबर -38 ATP। हमेशा याद रखिए, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरी तरह टूटता है तो हमें मिलती है 38 ATP की जबरदस्त एनर्जी। यही वो एनर्जी है जो हमें और आपको जिंदा रखती है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी कमाल की फैक्ट्री चल रही है। इस पल जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एक बेहद नियंत्रित और धीमी गति का विस्फोट चल रहा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकता है, लेकिन ये सच है। हाँ, बिल्कुल सच है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि सांस लेना बस फेफड़ों में हवा भरने और उसे बाहर निकालने की एक आसान सी प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जो समझने जा रहे हैं वो सच में सोचने का नजरिया बदल देगा। सही कहा आपने। और इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही कोशिश करेंगे कि इस पूरे विषय को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करें। बिल्कुल, मतलब वही रासायनिक अभिक्रिया जो किसी जंगल में भयानक आग लगाती है, वो ठीक वही अभिक्रिया इस वक्त हमारी कोशिकाओं के अंदर चल रही है। बस फर्क इतना है कि यह हमें जलाकर भस्म नहीं कर रही, बल्कि हमें जिंदा रखे हुए है। आज हमारा उद्देश्य जीव विज्ञान के इस बेहद जरूरी अध्याय श्वसन यानी रेस्पिरेशन से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को गहराई से समझना। और मैं एक शिक्षक होने के नाते ये पक्का करूंगा कि हम हर एक जटिल वैज्ञानिक शब्द को अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर समझें, ताकि हमारे सुनने वालों को सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। आखिर ये श्वसन या रेस्पिरेशन असल में क्या है? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों एक साथ? एकदम सही पकड़ा। इसमें होता क्या है कि जो भोजन मुख्य रूप से ग्लूकोज हम खाते हैं, उसका कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण होता है, यानी वो टूटता है। और जब वो टूटता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम ATP कहते हैं।
इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। अच्छा, तो ये ऊर्जा बनना ही इसका मुख्य काम है। तो क्या इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है? बिल्कुल। श्वसन के माध्यम से ही हमारे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है। आप पलक झपकाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और हाँ, एक और अहम काम है, ये हमारे शरीर के तापमान यानी ऊष्मा को बनाए रखने में भी मदद करता है। अरे वाह, मतलब ये हमारा इंटरनल हीटर भी है। तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई रासायनिक समीकरण भी तो होता होगा ना? हाँ, इसका समीकरण बहुत ही सीधा है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के 6 अणुओं के साथ मिलता है तो ये प्रतिक्रिया करता है। और फिर ये टूटकर क्या बनाता है? ये टूटकर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु पानी और ढेर सारी ऊर्जा बनाता है, जो एटीपी के रूप में जमा हो जाती है। यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अगर हम दहन यानी कंबशन की बात करें, जैसे लकड़ी जलाना, तो उसमें उच्च तापमान होता है, आग होती है, वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन श्वसन और दहन में फिर मुख्य अंतर क्या हुआ? हमारा शरीर जल क्यों नहीं रहा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, दहन एक बहुत तेज प्रक्रिया है जो उच्च तापमान पर शरीर के बाहर होती है। उसमें सारी ऊर्जा एक झटके में निकलती है। लेकिन श्वसन एक बहुत ही धीमी जैव रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब ये शरीर के सामान्य तापमान पर ही होती है? हाँ, बिल्कुल। यह शरीर के तापमान पर कोशिकाओं के अंदर धीरे धीरे होती है, जिससे ऊर्जा नियंत्रित रूप में निकलती है। कोई धमाका नहीं होता। जैसे एक नियंत्रित भट्टी जो धीरे धीरे आंच देती है। अभी आपने एटीपी का जिक्र किया था। ये एटीपी क्या है? मैंने सुना है इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। हाँ, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वह अणु है जिसमें ऊर्जा जमा रहती है। तो क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि ये हमारे शरीर के डिजिटल वॉलेट या कैश की तरह है, जिसे हम जरूरत पड़ने पर खर्च करते हैं? आपका ये कैश वाला उदाहरण बहुत सटीक है। कोशिकाएं अपनी हर गतिविधि के लिए इसी एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इसीलिए इसे कोशिकीय ईंधन या ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बहुत खूब। तो हमने पहले 5 सवालों को समझ लिया है। क्या हम जल्दी से इनका एक छोटा सा रिकैप कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमने देखा कि श्वसन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। ये हमारे दैनिक कामों और शरीर के तापमान के लिए जरूरी है। इसका समीकरण ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी बनने का है। ये दहन से अलग है क्योंकि ये एक धीमी जैविक प्रक्रिया है। और अंत में एटीपी हमारी ऊर्जा मुद्रा है। एकदम स्पष्ट। तो अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सुना है कि श्वसन भी 2 तरह का होता है, वायवीय और अवायवीय। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, वायवीय यानी एरोबिक श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, लगभग 38 एटीपी। 38 एटीपी। और अवायवीय यानी एनारोबिक में क्या होता है? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही हो पाता है और इसमें बहुत कम ऊर्जा मिलती है, केवल 2 एटीपी। सिर्फ 2 एटीपी। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक शब्द और आता है इसमें, पायरुवेट। ये ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पर होता है? तो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला अणु होता है। वो सबसे पहले 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु में टूटता है और ये काम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में। और अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन ना मिले, जैसे यीस्ट या खमीर में होता है, तो क्या उसे किण्वन कहते हैं? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब यीस्ट इस पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है तो उस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसी का उपयोग शराब बनाने या बेकरी में होता है ना? हाँ, इंसान हजारों सालों से इस किण्वन का इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे अपने इंसानी शरीर के बारे में एक चीज पूछनी है। जब हम बहुत भारी व्यायाम करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं और पैर सुन्न हो जाते हैं या दर्द होता है, तो क्या वो असल में हमारा शरीर कह रहा होता है कि मुझे और ऑक्सीजन दो? एकदम सही। अत्यधिक शारीरिक श्रम के समय हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर उस पायरुवेट का क्या होता है? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यही लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें भयंकर ऐंठन या क्रैम्प्स महसूस होते हैं। बाप रे!
तो ये दर्द असल में लैक्टिक अम्ल का जमाव है। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन होती है तब तो काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए शायद उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वायवीय श्वसन का जो अंतिम चरण है वो यहीं पूरा होता है और सबसे अधिक ऊर्जा यानी वही 38 एटीपी यहीं बनती है। क्या बात है। तो चलिए मैं जल्दी से ये 5 सवालों को समेट देती हूँ। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के साथ होता है और 38 एटीपी देता है, जबकि अवायवीय बिना ऑक्सीजन के होता है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनता है, यीस्ट में ये पाइरूवेट इथेनॉल बनता है जिसे किण्वन कहते हैं, और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे दर्द होता है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है जहां मुख्य ऊर्जा बनती है। बिल्कुल सही रिकैप है ये। धन्यवाद। अब थोड़ा शरीर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जब वायवीय श्वसन पूरा हो जाता है तो अंत में हमें क्या-क्या मिलता है? तो वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद 3 चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ देते हैं, पानी जो शरीर इस्तेमाल कर लेता है, और एटीपी यानी ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो हवा हम अंदर लेते हैं उसका रास्ता क्या होता है? मतलब शुरू से आखिर तक श्वसन मार्ग का सही क्रम क्या है? इसका डिजाइन बहुत ही सटीक है। सबसे पहले हवा नासा द्वार यानी नाक से अंदर जाती है, वहां से ग्रसनी यानी फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया में, वहां से श्वसनी यानी ब्रोंकाई में, और अंत में फेफड़ों तक पहुंचती है। ये काफी लंबा सफर है। नाक की बात करें तो नासाद्वार में मौजूद बाल और जो म्यूकस होता है उनका क्या काम है? वो बाल और म्यूकस एक प्राकृतिक एयर फिल्टर हैं। हवा में मौजूद धूल के कणों और हानिकारक जीवाणुओं को वे फेफड़ों में जाने से रोक लेते हैं, जिससे छनकर सिर्फ शुद्ध हवा अंदर जाती है। अच्छा, हवा अंदर जाते हुए गले से गुजरती है। गले में एक एपिग्लॉटिस नाम की चीज होती है, वो क्या करती है? एपिग्लॉटिस एक ढक्कन जैसी संरचना है। जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वास नली को ढक लेती है। तो क्या मैं इसे अपने गले का ट्रैफिक पुलिस वाला कह सकती हूँ, जो खाने को सही रास्ते भेजता है ताकि वो श्वास नली में ना जाए? बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। अगर खाना गलती से श्वास नली में चला जाए तो हमें तेज फांस लग जाती है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। और ये जो श्वास नली है, इसमें मैंने सुना है कि सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स या उपास्थि वलय होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखिए, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो श्वास नली में हवा कम हो जाती है। उस वक्त वो नली पिचक न जाए, इसीलिए ये सी आकार के छल्ले उसे बाहर से सहारा देते हैं। इससे हवा का मार्ग हमेशा खुला रहता है। ओहो, मतलब ये वैक्यूम क्लीनर के पाइप की तरह है जो हवा न होने पर भी पाइप को सिकुड़ने नहीं देते। हाँ, एकदम वैक्यूम क्लीनर वाले पाइप की तरह। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए एक और छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने समझा कि अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा है। हवा नाक से ग्रसनी, लैरिंग्स, श्वास नली, श्वसनी से होते हुए फेफड़ों में जाती है। नाक के बाल और म्यूकस फिल्टर है। एपिग्लॉटिस हमारा ट्रैफिक पुलिस है, और सी रिंग्स श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। बिल्कुल सटीक। अब हम फेफड़ों के अंदर चलते हैं, जहां असल गैसों का आदान प्रदान होता है। हाँ, फेफड़ों के अंदर क्या होता है? क्या वो सिर्फ खाली गुब्बारे हैं? कूपिकाएं या एल्वियोली क्या होती हैं? फेफड़े खाली नहीं होते, उनके अंदर लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कूपिकाएं या एल्वियोली कहते हैं। ये गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों का सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो ऑक्सीजन इन कूपिकाओं में आ गई। अब रक्त में इस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी होती हैं, उनमें एक लाल रंग का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कूपिकाओं से उठाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो क्या हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का डिलीवरी ट्रक है जो फेफड़ों के गोडाउन मतलब कूपिकाओं से ऑक्सीजन उठाता है और पूरे शरीर में सप्लाई करता है? बिल्कुल, आप इसे एक बहुत ही स्मार्ट डिलीवरी ट्रक कह सकते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, वापस आते हुए थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है। अच्छा, और सांस लेने में डायफ्राम का क्या रोल है? ये डायफ्राम असल में है क्या? डायफ्राम हमारी वक्ष गुहा यानी छाती के ठीक नीचे एक बड़ी सी मांसपेशी की परत है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जब डायफ्राम नीचे की तरफ सिकुड़ता है तो छाती में जगह बढ़ जाती है और हवा फेफड़ों में घर जाती है, और जब ये वापस ऊपर अपनी जगह आता है
तो हवा बाहर निकल जाती है। मतलब ये एक पंप की तरह काम कर रहा है। इंसानों का तो समझ आ गया, लेकिन जलीय जीवों का क्या? मछली किस अंग से श्वसन करती है? मछलियों के पास फेफड़े नहीं होते। वो अपने गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। पानी में घुली ऑक्सीजन। पर मैंने अक्सर देखा है कि मछलियां बहुत तेजी से सांस लेती हैं। जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों से इतनी तेज क्यों होती है? इसका कारण यह है कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हवा की तुलना में बहुत ही कम होती है। तो उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। पानी से ऑक्सीजन निकालना हवा की तुलना में ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए जलीय जीवों को तेजी से सांस लेनी पड़ती है। ये प्रकृति का गजब का संतुलन है। तो इस चौथे हिस्से में हमने जाना कि कूपिकाएं फेफड़ों में सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं, हीमोग्लोबिन हमारा डिलीवरी ट्रक है, डायफ्राम हवा पंप करता है, मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं और पानी में कम ऑक्सीजन के कारण उनकी सांस लेने की दर तेज होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात करते हैं पौधों और कुछ अन्य जीवों की। पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो पौधों में श्वसन कैसे होता है? क्या उनके पास भी फेफड़े होते हैं? नहीं, पौधों के पास फेफड़े नहीं होते। पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। और क्या सिर्फ पत्तियों से सांस लेते हैं? नहीं, जो कठोर तने होते हैं उनमें भी वातरंध्र या लेंटिसल्स होते हैं। उनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, और केंचुआ, मिट्टी में रहने वाला केंचुआ किस अंग से सांस लेता है? केंचुए का सिस्टम बहुत ही सरल है। वो अपनी नम त्वचा यानी स्किन के माध्यम से ही गैसों का विनिमय करता है। अपनी त्वचा से? ये तो बहुत ही अद्भुत है। और मेंढक किन किन अंगों से श्वसन कर सकता है? मैंने सुना है मेंढक बहुत खास होता है। मेंढक सच में एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। मेंढक अपनी त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, क्या? जब वो पानी में एक बच्चा होता है यानी टैडपोल अवस्था में होता है, तब वो मछलियों की तरह गलफड़ों जे गिल से सांस लेता है। मतलब एक ही जीव अपनी उम्र और पर्यावरण के हिसाब से 3 अलग-अलग तरीकों से सांस ले सकता है। त्वचा, फेफड़े और गलफड़े। ये तो सच में हैरान करने वाला है। एक बुनियादी सवाल छूट गया। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में क्या अंतर है? बहुत ही सरल है। वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर खींचना अंतःश्वसन या इनहेलेशन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी ऊर्जा संचित करते हैं। और श्वसन में? श्वसन इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें उस बने हुए ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। मतलब एक खाना बनाता है और दूसरा उसे खर्च करता है। ये तो प्रकृति का बैलेंस है। तो इस 5वें हिस्से में हमने देखा कि पौधे रंध्रों से सांस लेते हैं, केंचुआ त्वचा से, मेढक के पास 3 तरीके हैं, सांस अंदर लेना अंतःश्वसन और बाहर छोड़ना उच्छ्वसन है, और प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा जमा करता है जबकि श्वसन उसे आजाद करता है। एकदम सही, सारा सारांश निकाला आपने। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों वाले हिस्से पर आ गए हैं। हाँ, तो गैसों का आदान प्रदान असल में किस नियम पर काम करता है? विसरण या डिफ्यूजन क्या है? विसरण प्रकृति का एक सीधा नियम है। इसमें गैसें हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं। जैसे कूपिकाओं में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और खून में कम, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद खून में चली जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और ये श्वसन गुणांक या RQ क्या होता है? श्वसन के दौरान हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं और उसके बदले कितनी ऑक्सीजन अवशोषित कर रहे हैं, उसी के अनुपात को श्वसन गुणांक या RQ कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे फेफड़ों का कैंसर या अस्थमा, ये कैसे होती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान और वायु प्रदूषण है। तो जो हमने अभी कूपिकाओं को गुब्बारे की तरह समझा था, क्या प्रदूषण उन पर असर डालता है? हाँ, बिल्कुल। सिगरेट का धुआं या प्रदूषण असल में उन नाजुक कूपिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। उन गुब्बारों की लचक खत्म हो जाती है और वो फूटने लगते हैं, जिससे फेफड़ों में गैस विनिमय की जगह बहुत कम हो जाती है।
ये सुनकर सच में डर लगता है। एक स्वस्थ इंसान की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? विश्राम की अवस्था में जब हम आराम से बैठे होते हैं तो एक सामान्य इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। और आखिरी सवाल, जब एक ग्लूकोज का अणु पूरी तरह टूटता है तो हमें कुल कितनी ऊर्जा मिलती है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें लगभग 38 एटीपी मिलते हैं, जिसे अगर हम कैलोरी में नापें तो ये लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 673 किलो कैलोरी, मतलब 38 एटीपी का वो सटीक आंकड़ा। तो इस आखिरी हिस्से में हमने विसरण, आरक्यू, फेफड़ों की बीमारियां, 12 से 16 की श्वसन दर और 38 एटीपी के आंकड़े को समझा। हाँ, अगर मैं पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त सारांश दूं जी बिल्कुल, एक मास्टर टीचर की तरह। तो हमने देखा कि कैसे हवा हमारी नाक से छनकर फेफड़ों की कूपिकाओं तक पहुंचती है, वहां विसरण के जरिए हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर की हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है। और वहां असली जादू होता है। बिल्कुल, जहां हमारा भोजन यानी ग्लूकोज टूटकर हमारी सबसे जरूरी ऊर्जा मुद्रा एटीपी बनाता है, पूरे 38 एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आ जाती है। ये सच में एक बहुत ही शानदार क्लासरूम अनुभव था। इस पूरी प्रक्रिया को इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। तो सुनने वालों, इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारणीय सवाल आ रहा है। आज हमने जाना कि कैसे मेंढक अपनी नम त्वचा से और मछलियां गलफड़ों से ऑक्सीजन खींचने के लिए खुद को विकसित कर चुकी हैं। हाँ, इवोल्यूशन का कमाल है। लेकिन जिस तरह से आज वायु प्रदूषण और सिगरेट के धुएं के कारण हमारी कूपिकाएं, हमारे वो नाजुक गुब्बारे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि इंसानों के श्वसन तंत्र को जीवित रहने के लिए किसी नए तरीके से खुद को विकसित करना पड़े? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के फेफड़े इस भयानक प्रदूषण के अनुकूल हो पाएंगे, या हमें कोई नया तरीका खोजना होगा? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। इस विषय पर गहराई से सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।